नमस्कार दोस्तों, आपका सम्यक लेंस चैनल पर दोबारा स्वागत है। और आज हम जो देश में जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं, अभी जैसे एसएससी का प्रोटेस्ट भी हुआ था मुखर्जी नगर में, और सोनम वांगचुक का जो लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ था, तो अपने देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। तो इसमें युवाओं युवाओं की क्या भूमिका रही है? और जो आज के युवा हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक उनकी सोच क्या है, उनका जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में उनका रवैया क्या है, इसके ऊपर हम आपके सामने एक विश्लेषण पेश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि सोनम वांगचुक का आंदोलन था लद्दाख में, लेह में, जो यूनियन टेरिटरी की से वो अ, अपनी स्टेट की डिमांड कर रहे थे, तो वो काफ़ी हिंसक रूप ले चुका था। और जो एसएससी का आंदोलन था, वो भी कुछ समय बाद ठंडा पड़ गया। तो भारत में जो विभिन्न आंदोलन होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि मैं राजनीतिक आंदोलन की ही बात करूँ, लेकिन सामाजिक आंदोलन भी हैं। और अगर बड़े स्तर पर देखा जाए, तो आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि जो भारत के युवा लोग हैं, वो सामाजिक और राजनीतिक जो दृष्टिकोण है, या अपने समाज को समझने में उनकी जो सोच है, वो कैसी है। तो अभी मैं आपके सामने कुछ डाटा और फैक्ट रखना चाहता हूँ, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि भारत के युवा, जो आज के युवा हैं, जिनको हम जेन ज़ी भी बोल सकते हैं, और वैसे भी जो 30-35 तक की एज के लोग हैं, वो समाज को समझने के प्रति गंभीर नहीं है। और अभी एक सर्वे हुआ था, ज़्यादा पुराना सर्वे नहीं है, 2019 में लोक नीति सीएसडीएस का सर्वे, यूथ सर्वे हुआ था 2019 में। उसमें ये देखा गया कि लगभग 11% लोग ही, युवा लोग, जिनमें 15 से 35 साल तक के लोग शामिल थे, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। और 5% से भी कम लोगों ने कभी रियल में प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। और 70% युवाओं की तो ये सोच है, उनका ये कथन है कि पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज है। और दूसरा सर्वे हुआ था 2020 में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। उसमें इंडेक्स जारी हुआ था, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें भारत की रैंक 181 देशों में 122 थी। तो जो भी ये डाटा और सर्वे मैंने आपके सामने पेश किए हैं, इससे आप देख सकते हैं कि भारत के जो युवक और युवतियां हैं, वो उनकी सामाजिक कामों में और समाज को समझने के लिए जो रुचि होनी चाहिए, वो काफी कम है। और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमें देख हमें भविष्य में और वर्तमान में भी हम झेल रहे हैं, कि जिस देश के युवा जागरूक नहीं होंगे, वो देश कमजोर होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद की एक फेमस कोट है कि अपने जिस देश के युवा कमजोर होंगे, उन्होंने देश के युवाओं को रीढ़ कहा है, तो जिस देश की रीढ़ कमजोर होगी, तो वो देश भी कमजोर होगा। तो हमें स्वामी विवेकानंद की ये जो कथन है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और जो हमारी ये कमजोरी है कि युवाओं की जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना है, वो विकसित नहीं हो पा रही है। हम अपने आसपास के लोगों के दृष्टिकोण से, और अपने आसपास के जो दोस्त हैं, परिवार के जो फैमिली मेंबर हैं, उनसे आप समझ सकते हैं। और अगर आप कुछ चर्चा करें या चिंतन करें, तो आप ये समझ जाएंगे कि अपने आसपास के जो युवा लोग हैं, वो अपने देश को समझने में कितनी रुचि रखते हैं। हर्बर्ट मर्क्यूज का एक कंसेप्ट है, उनकी एक फेमस बुक भी है, वन डायमेंशनल मैन। उसमें ये कहा गया है कि जो आधुनिकता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसमें आज का जो मैन है, वो सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से देखता है। हमारे सामने ये इल्यूजन है, इल्यूजन एक खड़ा किया गया है कि हम सब खुशी के पीछे हैं।
पैसे के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे लोग भाग रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या हम खुश हैं इन चीज़ों से? क्योंकि ये एक इल्यूज़न है, पूंजीवाद का इल्यूज़न है कि हम सब खुशी के पीछे हैं। लेकिन ये एक भ्रम है। खुशी तो हमें तब मिलेगी जब हम समाज और देश को नई दिशा देंगे, अपने आसपास का वातावरण को ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो राजनीतिक आंदोलन था 1857 में भी और 1947 में जब देश आज़ाद करवाया हमारे लोगों ने, तो उसमें भी विभिन्न लोगों ने भाग लिया। तो अगर हम उनके सपने पूरे करेंगे, तो तभी तो असली खुशी मिलेगी। अपने आसपास देखिए, प्लास्टिक का पोल्यूशन कितना है और पर्यावरण की हालत कितनी खराब है। पॉलिटिक्स कितनी गंदी हो गई है। और देखिए आसपास जो पाखंडी बाबा हैं विभिन्न धर्मों के, वो कितने फल फूल रहे हैं। तो क्या युवाओं का ये कार्य नहीं होना चाहिए कि वो अपनी समाज को दिशा दें? तो आइए हम चर्चा करते हैं कि युवाओं का जो सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण है, वो इतना कम क्यों है? कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं, हमारे देश में भी तो बहुत सारे युवा लोग हैं, जैसे कि सोनम वांगचुक का उदाहरण दे सकते हैं और नवदीप कौर एक जैसे किसान आंदोलन हुआ था उसमें फेमस हुई थी। तो उन्होंने मजदूरों की आवाज उठाई थी। किसान आंदोलन हुआ था लॉकडाउन के बाद, तो उसमें भी युवाओं की बहुत भागीदारी थी। और जो एसएससी वगैरह के या जो अ, रोजगार मांगने के जो आंदोलन होते हैं या नौकरियों में कुछ घोटाला होता है, तो युवा लोग भाग तो लेते हैं। तो आप हमें ये पूछ सकते हैं कि इस वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन अगर आप गंभीर चिंतन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जितने भी आंदोलन हुए हैं, ये सिर्फ एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुए हैं। ये कोई जो रूटीन सिटीजनशिप है, जो जागरूक नागरिक होता है, वो हमेशा ही क्रिटिकल माइंडसेट के साथ रहता है। वो ये नहीं देखता कि एक मुद्दा है तो उस समय थोड़ा उग्र रहेगा और वो मुद्दा शांत होते ही चुप बैठ जाएगा। एक जो नागरिकता हमें मिली है और संविधान में जो हमें मूल अधिकार मिले हैं, तो हमें मूल कर्तव्य भी मिले हैं। जो मूल कर्तव्य मिले हैं, आप उनको पढ़ के देखिए संविधान में। क्या, जैसे कि हमें वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना है, तो क्या हम वैज्ञानिक चेतना का प्रसार कर रहे हैं? हमारे देश में जो भेदभाव है सामाजिक राजनीतिक, जैसे कि हम आए दिन अखबार में न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि दलित पिछड़ों के साथ ये बुरा हुआ और असमानता कितनी बढ़ गई है। तो क्या हम एक युवा के तौर पर ये समझ सकते हैं कि हमने कुछ अपने सामाजिक आंदोलनों में या जो सोशल मीडिया का हम यूज़ करते हैं मोबाइल का, क्या हमने ये जो विचार थे इनको फैलाने का काम किया? आज का युवा इंस्टाग्राम तक ही सीमित है। मैं कुछ अपवादों को छोड़ दें, अगर हम कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो जब तक अगर हमें कोई पॉजिटिव असर नहीं दिख रहा समाज पर, तो इसका मतलब यही है ना कि हम सफल नहीं हुए हैं। तो हम इसके कुछ पहलुओं पर विचार कर रहे हैं आपके सामने कि इसके पीछे कारण क्या है। एक तो बड़ा सिस्टम है, जो सबसे बड़ा कारण है फैमिली का सिस्टम। जो हमारा परिवार है, जो काफ़ी कंज़र्वेटिव होता है और हमारे जो पारिवारिक माहौल भी ऐसा होता है भारतीयों का कि अगर हम किसी बुजुर्ग की या अपने से बड़े की कोई बात अगर हम नहीं माने, तो उसको वो ये मान लेते हैं कि हम उनकी इज्जत नहीं करते। लेकिन अगर हम किसी की बात ना मान के अगर उससे संवाद कर रहे हैं, तो ये भी एक इज्जत ही है। क्योंकि हम मानते हैं कि जो हमसे उम्र में बड़े हैं और उसकी अगर हम बात सुन के हम अपनी बात बोल रहे हैं, तो बड़ों को ये समझना चाहिए कि जो छोटे उम्र के लोग होते हैं, युवा होते हैं, उनको प्यार से समझाया जाए और उनकी बात को ध्यान से सुना जाए, तो दोनों के बीच में संबंध काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन हम देखते हैं भारतीय समाज की जो दशा है, उसमें
बुजुर्गों की इज्जत को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक कंसेप्ट है हेलीकॉप्टर फैमिली, उसमें परिवार कोई भी निर्णय लेता है तो अपने बच्चों की सुनता है। और लेकिन भारत में जो पितृसत्तात्मक समाज है और रोजगार की भी काफ़ी कमी है, तो इन सब कारणों से, और जातिवाद का भी एक बड़ा कारक है, तो इन सब कारणों से परिवार अपने बच्चों के ऊपर अपने सपने थोपता है, और जो वो जैसा सपने लेते हैं वही बच्चों पर थोपते हैं। तो इससे युवा को दबाव का सामना करना पड़ता है, और युवावस्था में अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो वो सामाजिक राजनीतिक चेतना जो अपने देश के प्रति होनी चाहिए वो तो डेवलप होगी नहीं। तो जो फैमिली का सिस्टम है, इसको हम बड़ा कारण मानते हैं। दूसरा कारण है एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो रोट लर्निंग पर निर्भर है। मतलब कि यहाँ पर रट्टाफिकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जो क्रिटिकल माइंडसेट है उसको डेवलप नहीं किया जाता। और जैसे कि एक ब्राज़ील के एक थिंकर थे, पॉल फ्रेरो, तो उन्होंने एक बुक आई थी, पेडागोगी ऑफ द ओप्रेस्ड। उसमें उन्होंने कहा था कि एजुकेशन का असली मकसद शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना है, और शिक्षा वही होनी चाहिए जो शोषण को खत्म करने में प्रभावी हो और प्रैक्टिकल हो। और उनका ये भी मानना था, जो पेडागोगी ऑफ द ओप्रेस्ड बुक है, पॉल फ्रेरो का मानना था कि जो शिक्षा है वो संवाद से ही आगे बढ़े। उनका तो ये भी मानना था कि कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, हम बस संवाद के माध्यम से, जो दो लोग संवाद करते हैं वही एक दूसरे से सीखते हैं। और जो ये उन्होंने ये बात समझाने के लिए कहा था कि एजुकेशन सिस्टम एक बैंकिंग मॉडल की तरह काम नहीं करना चाहिए, कि टीचर को जो कुछ आता है वो बच्चे के माइंड में जमा करता रहे, और बच्चों का माइंड कोई खाली बर्तन नहीं है कि उसमें जो भी चाहे वो भरते रहें। तो उन्होंने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। और उनका जो कंसाइटाइलाइजेशन का कंसेप्ट था, कॉन्शियंटाइलाइजेशन, उसमें उन्होंने बोला था कि शिक्षा है जो वो एक चेतना पैदा करती है, सामाजिक चेतना, जिसमें कि शिक्षा मिलने पर विद्यार्थी अपने समाज के आसपास देखता है कि कहीं शोषण तो नहीं हो रहा। अगर शोषण हो रहा है तो शिक्षा का काम है कि शोषण के विरुद्ध एक आवाज पैदा करे। और जैसा कि जॉन डीवे थिंकर थे अमेरिका का, उनका मानना था कि लोकतंत्र को हर पीढ़ी में जन्म लेना पड़ता है और शिक्षा उसकी दाई है। मतलब शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे हम युवाओं को सिखा सकते हैं कि लोकतंत्र में हमें कैसा व्यवहार करना है। और शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम लोग को सिर्फ संविधान पढ़ाते हैं। हमें संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं या जो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें जीवन में डालना है। तो जो सिविक एजुकेशन है, जो बुक में हम आप सभी पढ़ते हैं, बुक तो सभी पढ़ते हैं, उसमें उसमें ये लिखा रहता है कि हमारे क्या-क्या अधिकार हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि इनको कैसे प्राप्त करें, या समाज में अगर कुछ बुरा हो जाए तो उसको हम कैसे दूर करें, तो शिक्षा का बहुत ही महत्व है। और जॉन डीवे का जो कथन है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे युवा पीढ़ी सीख सकती है, और युवा पीढ़ी अगर लोकतंत्र के मूल्य समझेगी तो लोकतंत्र का नया जन्म होगा। क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी अगर लोकतंत्र के गुण सीख ले और नई पीढ़ी लोकतंत्र को अपने मन और विचारों में ना समा पाए, तो वो देश भी आगे चल के उसका भविष्य काफी नरकीय हो जाता है। हम अपने आसपास देख सकते हैं कि बांग्लादेश में अच्छा लोकतंत्र था, पाकिस्तान से तो अच्छा ही था, लेकिन क्या हुआ वहां पर, जो लोकतंत्र के मूल्य थे वो युवा पीढ़ी सीख नहीं पाई। और वहां पर जो भी विद्यार्थियों का आंदोलन था, कहने के लिए वो विद्यार्थी थे, शिक्षित थे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य का अभाव था। तो वो देश को नई दिशा कैसे दे सकते हैं। तो शिक्षा का बहुत ही गहरा महत्व है।
और नोआम चॉम्स्की जो थिंकर हैं अमेरिका के, अभी उनका निधन हुआ है थोड़े साल पहले ही। उन्होंने कहा था कि जो कंजर्वेटिव शिक्षा है, वो तो एक प्रकार से एक फ़िल्टर का काम करती है कि जो भी इंडिपेंडेंट थॉट रखता है, उसको बाहर निकाल देती है। तो शिक्षा में अगर हम पॉल फ्रेरो का कंसेप्ट लेके आएँ कि हम डायलॉग के माध्यम से शिक्षा का प्रचार-प्रसार करें, और अगर शिक्षा हम ऐसी लेके आएँ, जो आम जनजीवन से जुड़ी हो, ताकि बच्चों का उनमें इंटरेस्ट पैदा हो। जैसे कि अगर कोई जंगलों में रहता है, जैसे जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, तो उनको जो शिक्षा दी जाती है, वो ऐसी शिक्षा दी जाती है जो उनके वातावरण से बिल्कुल अलग होती है। जो आदिवासियों के मुद्दे हैं कि जंगलों में जो खदान खदान करने के लिए जो कंपनियाँ आती हैं, विदेशी कंपनियाँ या कोई भी कंपनी, तो आदिवासियों का विस्थापन होता है। उनके जो मुद्दे हैं कि बात पर्यावरण से जुड़े उनके मुद्दे हैं, और जो उनका गणित का सिस्टम है, गणना का सिस्टम है, वो अगर सिलेबस में नहीं होगा, तो वो शिक्षा को इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे। और अगर शिक्षा में जो वो खाना खाते हैं, जो जिन-जिन औषधियों का उन्होंने आविष्कार किया है, उनके पूर्वजों ने, तो अगर हम शिक्षा में शामिल करें, तो शिक्षा में इंटरेस्ट पैदा होगा। और अगर डायलॉग के माध्यम से ऐसी शिक्षा प्रचारित की जाए कि जो शोषण के खिलाफ हो, तो शिक्षा से ही लोकतंत्र का विकास होगा। तो शिक्षा काफ़ी महत्व रखती है लोकतंत्र के मूल्यों का। और अगर लोकतंत्र के मूल्य हमारे युवाओं में होंगे, तो वो अपने आसपास के जो समाज में जो भी घटित होता है, बुरा कार्य, उसके प्रति आवाज़ उठाएँगे, और इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और युवाओं की भागीदारी भी हर स्तर में बढ़ेगी। तो हमें ये जो दूसरा पॉइंट था शिक्षा, इसको काफ़ी सोच विचार करना चाहिए। जो तीसरा जो पॉइंट है, हम देख सकते हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हाल है। लिंग 2 कमेटी बनी थी, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो हम देखते हैं कि जो वहाँ की जो पॉलिटिक्स का कितना बुरा हाल है, कि वहाँ पर जो नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो जैसे कांग्रेस, बीजेपी की, उन्हीं की मशीनरी काम करती है। कोई ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं है, जो स्टूडेंट के मुद्दों की आवाज़ उठाए। और जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है, लोकसभा, राज्यसभा में या विधानसभा में, वो सारी कमियाँ और सारी गंदगी हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में देख सकते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक ऐसा माध्यम है जिससे युवा पॉलिटिक्स की समझ रख सकते हैं, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर तरह के वातावरण के या सोशल स्टेटस के लोग आते हैं। घुल मिलकर अगर पॉलिटिक्स की जाए, अगर सबको साथ लेके कोई अपने आप लीडर पैदा हो, अगर हम अच्छे से रेगुलेट करें कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा को, तो वहाँ पर एक प्लेटफ़ॉर्म मिल सकता है, ताकि वो नॉर्मल पॉलिटिक्स में आके लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में आके आगे की पॉलिटिक्स कर सकें। लेकिन जो लिंग 2 कमेटी की रिपोर्ट थी, उसको भी लागू नहीं किया, और कई कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसे नियम बना दिए गए हैं कि जो भी पॉलिटिक्स में रुचि रखता है, वो आगे नहीं आ सकता। और कई जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज हैं, उनमें तो इलेक्शन भी बंद है। तो जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स को हम महत्व नहीं देंगे, जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग थी स्वीडन में, वो 16 साल की उम्र में ही क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन गई थी। तो स्वीडन में ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि वहाँ के जो युवाओं को शिक्षा दी जाती है कॉलेज में, वो यहाँ की तरह नंबरों के पीछे या मार्क्स के पीछे नहीं जाते। वहाँ की शिक्षा में एक मूल बात ये है कि वो एक तो अमीर देश है और विकसित भी है। तो हमें तो ये भी प्रॉब्लम है हमारे अंदर तो, कि हमारा देश विकसित नहीं है। लेकिन अगर इस कमी को ना देख के जो उनकी अच्छी बातें हैं कि जो हम ग्रहण कर सकते हैं, ये कि वो एजुकेशन में ऐसे मूल्य सिखाते हैं कि देश और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या कैसे प्रोजेक्ट दिए जाएँ बच्चों को कि वो सबका भला कर सकें। तो प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन होती है वहाँ, रोट लर्निंग नहीं होती यहाँ की तरह। तो हमें भी अपने जो शिक्षा में ऐसे मूल्य देने चाहिए कि युवा देश और समाज के बारे में सोचें। उनका जो काफ़ी फ़ेमस भाषण है संयुक्त राष्ट्र में, हाउ डेयर यू के नाम से,
कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर विश्व के नेताओं को एक धमकी भरे लहजे में और उनकी जो भावनात्मक एक अपील थी, जिससे दुनिया को झकझोर कर दिया इतनी छोटी-सी उम्र में। तो आज के युवाओं को और हमारी जो पीढ़ी है, जो युवा नहीं है, उनको भी ये सीखना चाहिए कि हम उनको कैसे वातावरण दे सकते हैं कि हमारे सामने भी ऐसे लीडर आएँ। हम नहीं चाहते कि पारिवारिक पॉलिटिक्स ही आगे बढ़े या जिनके माँ-बाप पॉलिटिक्स में सीएम हैं, उन्हीं के बच्चे आगे बढ़े। तो हमें ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा और स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, उसको भी हमें आगे बढ़ाना है और जो फैमिली का जो सिस्टम मैंने बताया फैमिली और एजुकेशन का, उससे भी हमें युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। तो हम आगे पॉइंट देखते हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ का बिहेवियर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसा मैंने बताया कि परिवारवाद से ग्रसित है और उसके अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स जो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, जो आंतरिक लोकतंत्र है, वो भी ना के बराबर है। सिर्फ कहने के लिए इलेक्शन होते हैं ताकि चुनाव आयोग से मान्यता मिलती रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन करप्शन की वजह से जो फंडिंग होती है, वो ब्लैक मनी से ही होती है और जो चुनाव लड़ने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आम मध्य वर्गीय परिवार का जो पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा परिवार का होगा या जिसके माँ बाप अच्छी फैमिली से होंगे, वो समाज के बारे में सोचता तो है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, वो उनके दुख दर्द को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये कंसेप्ट है सोशल कैपिटल का कि जो जिस समाज से या अपने बैकग्राउंड से आएगा, वो उन्हीं के मुद्दे को अच्छे से समझेगा। लेकिन जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही देख लें कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल अलग-अलग हैं, तो हम बचपन से ये नींव डाल देते हैं कि अमीरों के बच्चों के लिए अलग स्कूल होगा और गरीबों के बच्चों के लिए अलग स्कूल होगा और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सिस्टम है। तो जब हम एजुकेशन में देख लें कि एक टू टाइप का सिस्टम डेवलप हो रहा है और एक खाई सी पनप रही है, तो सभी बैकग्राउंड के बच्चे और विद्यार्थी वो घुल मिल नहीं रहे हैं, तो एक गैप पैदा हो रहा है। ये भी हमें भरना होगा और जो पॉलिटिकल पार्टियों का सिस्टम है, इसमें जो फंडिंग का सिस्टम है, तो ये भी हमें ठीक करना होगा। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो कमेटी आई हैं, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म ऐसा हो कि आम आदमी भी इलेक्शन लड़ सके और वो इलेक्शन में रुचि ले। हम बोल तो देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियाँ बहुत ही गंदी होती हैं, ये हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान तो हमें ही झेलना पड़ेगा, अगर हम पॉलिटिक्स में रुचि नहीं लेंगे। हमारी वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हर युवा पॉलिटिक्स में हिस्सा ले, लेकिन अगर उसके अंदर सामाजिक चेतना होगी, राजनीतिक चेतना होगी, तो वो हर जगह अपने मुद्दे उठाएगा। अपने जो फ्रेंड सर्कल है, परिवार का सिस्टम है, अगर वो ऐसे मुद्दे उठाए जिससे जिससे कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाए, जैसे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन का हम देख सकते हैं, पर्यावरण का कितना बुरा हाल है और जो सामाजिक कुप्रथाएँ हैं, वो भी हम हमारे सामने मुँह उठाए खड़ी हैं, वो भी बेकरार होती जा रही हैं। तो युवाओं का ये कर्तव्य बनता है कि जो अपने आसपास के वातावरण को ऐसे सुरक्षित बनाए कि वहाँ पर कोई बुरा काम करते हुए डरे। इसको हम सोशल नेटवर्किंग बोल सकते हैं कि अगर हम अपना नेटवर्क में अच्छी नॉलेज देंगे, तो वो धीरे-धीरे फैलेगी और आजकल हर युवा फ़ोन का यूज़ करता है, सोशल मीडिया का यूज़ करता है। तो अगर हम महीने में भी एक एक ऐसा कमेंट करें यूट्यूब पर या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, तो ये धीरे-धीरे एक चेन रिएक्शन बन जाएगी और हर जो जागरूक युवा है, जो पहले से जागरूक है, उसको भी एक हौसला मिलेगा कि मेरे जैसे सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आगे हम देख सकते हैं कि जो महात्मा गांधी का भी ये कथन था कि सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हमें नहीं पता कि असली शिक्षा क्या है।
असली शिक्षा सिर्फ नौकरी पाना और जो सिलेबस में लिखा है वही नहीं होती। असली शिक्षा वो भी होती है कि हम अपने आसपास के जो, जैसे महात्मा गांधी अफ्रीका से आए तो उन्होंने देश को समझा। एजुकेशन में वो जो एकेडमिक एजुकेशन में चाहे वो सफल नहीं हुए हैं, लेकिन जो समाज को जो उन्होंने देन दी, उसको एक पढ़ा लिखा या पीएचडी करने वाला भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एक सामाजिक चेतना वो हर किसी में नहीं होती। अगर हर किसी में हो जाए, या जैसे कि हमने सर्वे में देखा कि 5% लोग ही आज तक प्रोटेस्ट में गए हैं, तो अगर ये रेशियो 40% हो जाए, तो क्या होगा? हमारी पॉलिटिक्स भी सुधर जाएगी, हमारा फैमिली सिस्टम भी सुधर जाएगा और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी सुधर जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि जो मीडिया का रोल इसमें है, जो प्रिंट मीडिया और जो एजुकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया, अखबार और जो मीडिया है, वो भी कंज्यूमरिज्म या उपभोक्तावाद की तरफ ही हमें बढ़ाती है, क्योंकि उनका भी एक लक्ष्य होता है। एडवर्टाइजमेंट आती है और जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जिसमें जो आजकल की जो मीडिया है वो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा ज़्यादा बढ़ाती है। तो इससे बचने के लिए भी हमें क्रिटिकल माइंडसेट हमें डेवलप करना चाहिए, और इसके लिए हम क्लब वगैरह या सोशल क्लब बना सकते हैं। और जो एक इसका मेन कारण ये भी है कि अपने देश में असमानता काफ़ी बढ़ी हुई है। धार्मिक असमानता, राजनीतिक असमानता, मतलब कुछ लोग वोट डालते हैं, कुछ लोग वोट डालें या ना डालें, इतने अमीर हैं, एलीट हैं, उनको कोई असर ही नहीं पड़ता, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग को हम देखें, वो लड़की भी थी और अमीर भी थी। लेकिन अगर भारत में कोई दलित महिला या पिछड़े वर्ग से कोई महिला आती है, तो उसको पितृसत्तात्मकता का भी सामना करना पड़ता है और अमीरी-गरीबी का भेदभाव भी का दंश भी झेलना पड़ता है। तो ये जो इंटरसेक्शनैलिटी है कि एक आदमी को कई-कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कोई अगर तथाकथित ऊँची कास्ट का है, उसके सामने भी समस्याएँ हैं। तो समस्याएँ तो बहुत ज़्यादा हैं। तो जो भी अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, हर किसी की सोशल कैपिटल या सामाजिक पूँजी अलग-अलग होती है। जैसे कि अगर कोई अमीर बैकग्राउंड का विद्यार्थी है या स्टूडेंट है, अगर वो समाज के प्रति अच्छी सोच रखता है, उसको अच्छी इंग्लिश एजुकेशन है, उसके पास अच्छा मोबाइल है, उसका अच्छा नेटवर्क है, लेकिन वो जो गरीबों के मुद्दे हैं, वो तो नहीं समझ सकता। तो गरीबों को मुद्दों को समझने के लिए जो उनकी गरीबी है, बेरोज़गारी है, उनके जो माँ-बाप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं या ऑटो चलाते हैं, तो ये जो स्कूल एजुकेशन का सिस्टम है, ये हर तरह के बच्चों को आपस में घाल-मेल करने का मौका देता है। लेकिन यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो स्टार्टिंग से ही भेदभाव की एक लाइन बना देता है। कुछ सरकारी बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन और जो कंप्यूटर की एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं और साइंस टेक्नोलॉजी के भी अच्छे हैं। तो एक देश में दो एजुकेशन सिस्टम और दोनों ही एक डिवाइड क्रिएट करते हैं। तो जो सोशल कैपिटल हर किसी के पास होनी चाहिए कि वो अपनी आवाज़ उठा सके, हर किसी को अच्छी शिक्षा का हक होगा, तो वो अपने समाज के साथ कुछ बुरी घटना होगी तो उसका विरोध करेगा। और अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, अगर हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, जैसे अमेरिका में ऐसा होता है कि वहाँ पर एक एरिया बाँट लिया जाता है कि उस एरिया के सभी बच्चे अमीर हों या गरीब हों, ब्लैक्स हों या व्हाइट हों, वो एक ही स्कूल में जाएँगे। तो अगर ऐसा सिस्टम होगा, तो देश के युवाओं को एक-दूसरे से मिलने का, समझने का मौका मिलेगा। और जो आगे अगर हम देखें कि ये जो हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि कि हमें ये जो हमने बताया कि हमारे सामने जो समस्या है, उसके कारण हमने बताए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ी समस्या है। पॉज़िटिव होने के लिए हमारे पास कुछ अपवाद हैं, जैसे मैंने बताया कि लिसिप्रिया कांगज़ुम मणिपुर की एक
क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, जिसने काफ़ी कम उम्र में ही ग्रेटा थनबर्ग की तरह आंदोलन किया। और भी हमारे समाज में कई युवा नेता हैं, पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे नेता हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो परिवार या राजनीतिक परिवार से नहीं आते। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जो युवाओं का जो प्रतिनिधित्व है, वो 10% के आसपास ही है। लेकिन हमारी जो मीडियन एज है, 28 साल है, क्योंकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, ये लगभग बहुत ज़्यादा है अपने देश में और देशों की तुलना की जाए तो। युवाओं की जो आबादी है, वो लगभग 60% के आसपास है, लेकिन राजनीति में वो कम है। तो युवाओं को ये समझना चाहिए कि और जैसे कि मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ अपने सम्यक लेंस के माध्यम से, आप ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि हमारी वीडियो में क्या कमी थी और आगे जो युवाओं का जो सामाजिक राजनीतिक चेतना में जो उनका प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ाया जाए या वो कैसे जागरूक बने, अगर हमें आप राय दें लिख के, तो ये भी आप एक सोशल मीडिया का अच्छा यूज कर रहे हैं। क्योंकि आजकल के युवा इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव तो रहते हैं, लेकिन उपभोक्तावाद या फिर नासमझी के कारण हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर स्वतंत्रता संग्राम देखा जाए, भगत सिंह कितने क्रांतिकारी नेता थे। अगर हम उनसे प्रेरणा लें, सावित्रीबाई फुले, उन्होंने जो महिला अधिकारों के लिए काम किया, अगर हम उनकी जीवनी देखें, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं। और आज के दिन में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है और लोकतांत्रिक मूल्यों को हमें आगे बढ़ाना है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि जो हमारा ये वीडियो है, आप इसको ध्यान से सुनें और आप काफ़ी चिंतन करें और अपने मित्रों को और दोस्तों को और परिवार वालों को इस जो मैंने आज का मुद्दा उठाया है, इसके सोचने पर मजबूर करें कि हमारी युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए। एक जो हमें नोवेल और जो साहित्यिक किताबें हैं या जो सामाजिक राजनीतिक पत्रिकाएं हैं, उनमें हिस्सा लेना चाहिए। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आज जो मैंने सुझाव दिए आपको, आप इनको अपने जीवन में लागू करेंगे। धन्यवाद।